नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, आज हम लोग पैट एसटी का तीसरा खंड देखने जा रहे हैं। इसमें जो 100 मोस्ट क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटिव करीबन 1000 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एसटी नंबर 3। देखिए, आप लोग कमेंट्स किया करो जब मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट। इसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पर तो आप लोग अपने आंसर को तुरंत इस पर भेज दिया करो। इसके बाद आपके जो आंकड़े बनेंगे वो सब टोटल करके किसके कितने सही हैं कमेंट्स अवश्य करना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। देखो, लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र मतलब होता है पुत्र, ठीक है। तो लिच्छवी दोहित्र किसे बोलते हैं, तो लिच्छवी दोहित्र जो होता है समुद्रगुप्त को बोला गया है, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र जो है समुद्रगुप्त को बोला है क्योंकि इनकी जो माता थी कुमार देवी जो थी लिच्छवी गणराज की कन्या थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी आप आंसर करोगे, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता है कि 1897 में हुई थी। कब हुई थी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। और ये की किसके द्वारा गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आंसर डी होगा, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का आपको पता है इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये कमेंट्स में आप देखना, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी करते हैं, ठीक है। और राजा राम मोहन राय भी करते हैं, ठीक है। तो इन सबको देखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। मतलब अमर सोनार जैसा बगना टाइटल से इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1896 में ये आपका कोलकाता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था, ठीक है। और इसके रचयिता पूछे गए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर रहेगा सी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक था, इनकी पुस्तक का नाम था आनंद मठ, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इसको लिखा था। और उसी के बाद कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में इसको शामिल किया था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय, तो रहमतुल्लाह एम सयानी जी ने उस समय 1896 में इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया है। तो आप आराम से इसको एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये तो लास्ट में लिखी है, बिल्कुल सही है, ये तो थी। नेक्स्ट है हरिजन, तो हरिजन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द हॉली फैमिली और हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज भी इनकी है, बस कौन सी नहीं है, द हॉली फैमिली, ठीक है। तो आंसर नंबर इसमें कौन सा होगा, आंसर नंबर होगा सी, द हॉली फैमिली जो है महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं थी बल्कि किसकी थी, तो ये पुस्तक थी मार्क्स की और एंजल की। मार्क्स और एंजल ने इस पुस्तक को लिखा था, द हॉली फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त किया। तो वो जो आपको पता है एक क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन 1858 में, ठीक है। 1857 में के बाद में, जैसे पहले तो हो गया, लेकिन एक 1857 के बाद 1858 में जैसी आपकी क्रांति होती है, तभी उसी के बाद क्या होती है, ब्रिटिश जो क्राउन रहता है वो क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उससे समस्त अधिकार अपने आप में कैप्चर कर लेता है। तो इसमें आंसर होगा 1858 ईस्वी, है ना। 1857 की क्रांति के बाद जो आता है उसी के माध्यम से 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया जी हैं घोषणा करती हैं और ब्रिटिश क्राउन की भाग के अंतर्गत ही भारत का शासन कर दिया जाता है और भारत सचिव की स्थापना करते हैं एक पद की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय
यज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। देखिए एक विदुषी थी, विदुषी क्या थी, महिलाएं, एक प्रकार की विद्वान महिलाओं को पहले विदुषी बोला जाता था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि यज्ञवल्क्य जो थे उनको चुनौती दी थी कि शास्त्रास्त्र मेरे साथ कीजिए, आप मुझ पर टिप्पणियां करते हैं, है ना। तो उसी के लिए इन्होंने तो उसका नाम पूछा गया कि किस विदुषी महिला ने ऐसा कहा था। तो उस समय आपको पता है कि गार्गी जो थी, उन्होंने गार्गी ने चुनौती दी थी यज्ञवल्क्य को कि आप मुझसे क्या कर सकते हो कि संवाद कर लो। यदि आप जो कहते हैं वृद्ध आरण्यक उपनिषद में इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है कि गार्गी और यज्ञवल्क्य की चर्चाएं उसी में हैं, ठीक है। तो महिलाएं पहले भी मतलब आगे थी, लेकिन आज तो और भी आगे जा रही हैं, सब लोग जानते हो, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इसमें देखो ईस्वी पूछिए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक आपको पता है 1674 ईस्वी में होता है, बी आंसर इसका रहेगा। और कहाँ पर होता है तो आपको पता है इनका जो राज्याभिषेक होता है वो आपका रायगढ़ में होता है 1674 ईस्वी को। और इनकी जब ही क्या होती हैं, इनकी माताजी भी क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। इसके बाद ये दोबारा से फिर से क्या कराते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं, ठीक है। तो आंसर रहेगा 1674 ईस्वी। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता है विजयनगर दक्षिण भारत का एक राजवंश था। तो वहाँ पर दो व्यक्ति थे विजयनगर में, ठीक है, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में कब किया था, कुछ इसमें डेट भी पूछता है। तो 1336 में क्या किया था इन्होंने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या नाम था, हरिहर और बुक्का। और ये किस वंश से थे, वंश पूछा गया है तो संगम वंश से, ठीक है, संगम वंश से थे। ये बहुत ही आपके दक्षिण भारत का प्रतापी वंश रहा है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपको पता है कि इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर, 17 बार। और इसका जो मतलब सबसे फेमस आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जहां इसने उसको लूटा था और वहां की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। और यहाँ भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना भी की थी इसने, है ना। लूटपाट करता था और मतलब यहाँ से लूटकर अपने यहाँ गजनी चला जाता था, ठीक है। तो 17 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना पूछा गया है, अर्थात इसका पुराना नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो महाराष्ट्र, और आपको एक और बताएं कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके गुरु का क्या नाम है। तो इन्हें आपको यानी कि इनके गुरु थे आपके एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात भी कहा जाता है। तो इनके आप ऐसे आंसर याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो आपका गंगा है, गंगा हरिद्वार में जब प्रवेश करती है उस समय इसका अलग नाम रहता है, यानी कि उस समय इसको नाम देते हैं भागीरथी और अलकनंदा। दोनों जलधाराएं मिलती हैं देवप्रयाग में, हैं। इसके बाद दोनों मिलकर के आगे कहलाने लगती गंगा। तो अर्थात पहले नाम हो गया अलकनंदा या भागीरथी, फिर बन गया दोनों मिलके गंगा। और गंगा बहते हुए आपको पता है जाती है और जाकर के पश्चिम बंगाल में इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। और नाम बदलकर इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। और पद्मा के बाद में फिर वहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसका नाम बांग्लादेश में क्या पड़ा है, यमुना पड़ा है। और दोनों मिलकर के पद्मा तथा यमुना मिलकर के क्या हो जाती है, मेघना बनाती हैं। तो मेघना जलधारा वहीं से बनती है और जो जाकर गंगा क्षीर सागर में मिलके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इतना सब एक बार में आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कनेक्ट करके रखिए ताकि आपको क्वेश्चन में एक से कई क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। देखो अभी पूछा गया, हाल में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें यही आया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आपको पता है कि काजीरंगा जो है कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है, ठीक है। अर्थात उसमें ये पूछा गया था कि भारत का जो पार्क है कार्बेट नेशनल पार्क, वो पूछा गया था, वो उत्तराखंड का था, ठीक है। तो ऐसे ये रिलेटिव है। तो ये पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। तो पहले तो ये सुनो कि इसमें है कहाँ पर, तो ये असम में है काजीरंगा। अब है किस लिए फेमस, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। आपका एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए ये फेमस है। इसका आंसर आपका रहेगा ए नंबर, तो 12 का ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन है। 13 में क्या कह रहा है,
पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो आपको पता है दक्षिण में हम जाते हैं तो वहाँ पर आपका तमिलनाडु जैसे निकलते हैं रामेश्वरम के पास से, और श्रीलंका के मध्य में जो है वहीं पर पाक जल संधि है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की पूछी गई दोस्तों। ठीक है, एशिया की पूछी गई और विश्व की अलग है। तो एशिया की जो है आपकी यांगत्से, आपकी ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये होगा, यात्संजे नदी जो आपकी चाइना में बहती है। ठीक है, और अगर विश्व की पूछा जाए तो उसका नाम है नील नदी, और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी तो अमेजन नदी विश्व की है। ठीक है, और भारत की पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय भूमि पे बहने वाली गंगा नदी बड़ी है, जबकि वैसे ब्रह्मपुत्र उससे बड़ी है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा है जो गोदावरी को बोलते हैं, उसकी लंबाई होती है 1496 किलोमीटर। तो ऐसे आप आंकड़े याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका कौन सा है? तो इसको बोलते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला है और आपको दिखता भी है। इसको ही भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं, क्योंकि आप सुबह जब उठोगे तो 3 बजे ये चमकता हुआ नजर आता है ना। और इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी के तरह ही मोस्टली यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सबसे सूर्य से नज़दीक ग्रह है वो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है, और आपका यूरेनस है जो बाहरी ग्रह है। ठीक है, और इसी में पूछा जाता है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो अब शनि के हो गए, पहले बृहस्पति के थे, अभी हाल ही में शनि के हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पर पंचायत आपकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं का मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1961 से 66 तक आपकी 5वीं चली थी। पहली 51 से चली थी 56, फिर 56 से 61 है ना, और 61 से ये 56 से फिर आपकी 61, और यहाँ पर 5वीं ये लिखा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो 16 जो आपका है, 16 में क्या कह रहा है? 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो, तो 61 से 66 ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो यहीं में ये आपका ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी होगी? 3rd पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर। ठीक है, ना कि आपकी 5वीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 सही है, 11वीं आपकी 7 से 12, और पहली आपकी 51 से 56, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, कपास की उर्वरकता ज़्यादा पाई जाती है, और कपास के लिए काली मिट्टी फेमस भी है ना। महाराष्ट्र और आपका आंध्रा साइड में जो आपका है, कर्नाटक महाराष्ट्र, यहाँ ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? देखिए, तो अभी हाल ही में अगर करंट का क्वेश्चन है तो अभी हाल में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे उर्जित पटेल, और उससे पहले थे रघुराम राजन जी। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हो, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है जीएसटी जो है किस प्रकार का टैक्स है ये पूछा जाता है, या किस प्रकार का कर है, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये वस्तु एवं सेवा कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये अर्थात जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वो खुद ना व्यय करके दूसरों पर ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और आपको पता है कि जीएसटी जो लागू की गई थी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होती है, और सर्वप्रथम जीएसटी विश्व स्तर पर फ्रांस में लागू हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो गया। नेक्स्ट है 20वां, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? अर्थात जो श्रम विभाजन था कि जिस प्रकार से मजदूरों को बांटना था, इसका समर्थन किसने किया था? तो आपको पता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उन्होंने ही किया था, जिनका नाम है क्या? एडम स्मिथ। आप जान सकते हो, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो पूरा नाम इनका है एडम स्मिथ। इन्हें ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, किनको? एडम स्मिथ को। इन्होंने ही श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। ठीक है, तो आपका 20 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज की जो अवधारणा है वो आपको पता है, भारत में जो पंचायती राज लागू होता है 2 अक्टूबर और 1959 में। कब होता है? 2 अक्टूबर
1959, ठीक है। और कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले से इसको लागू किया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया 1992 में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। ये कैसा एक उदाहरण है, तो ये आपका है एक लोकतंत्रात्मक बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। कैसा करता है, सत्ता की विकेंद्रीकरण पर, ठीक है। तो हाँ, ये वाला आपका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात 21 का सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत की मुख्य न्यायाधीश, आप सब लोग जानते हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय जी इनकी नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अप्रत्यक्ष गणपूर्ति कोरम क्या है। ये पूछा गया कि गणपूर्ति जो लोकसभा अगर बैठक है उसकी न्यूनतम जो गणपूर्ति है वो कितनी होती है। तो आप सब लोग जानते हैं 1/10 होती है, अर्थात उपस्थित सदस्यों में से 1/10, ठीक है। कोरम जो होता है 1/10 होना चाहिए। और ये संविधान संशोधन अधिनियम 100 से भी के तहत सदन में लागू भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक तत्व अवधारणा किसके संविधान से लिए गए हैं। तो आपको पता है कि अर्थात जो आपके यहाँ DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए ये पूछा गया है। तो आपको पता है इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर कितने आर्टिकल आपके जो रहेगा 36 से लेकर के और 51 तक का है। और ये लिए कहाँ से गए, तो आपको पता है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना। और ऑस्ट्रेलिया का जो आंसर दिया है तो यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। और जो मूल अधिकार हैं आपको पता है USA से, कनाडा से हैं, ठीक है। और जो आपकी और व्यवस्थाएं हैं वो आपकी यहाँ से USA से हैं। तो आप इससे संबंधित मेरा वीडियो भी पढ़ा है जो आपका पॉलिटी का, उसमें आप पढ़ सकते हो कहाँ से व्यवस्था कौन सी ली गई है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका डिस्क्रिप्शन देखना, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संबोधन कितनी बार किया गया था। तो आपको पता है कि प्रथम बैठक होती है, ठीक है, 9 दिसंबर को, फिर आपकी 11 को और 13 को। तो ये तो इसमें पूछा गया संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार। देखो प्रस्तावना जो प्रीमियर है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया, तो मात्र एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और वो भी कब, 1942 ईस्वी में। कब किया गया आपका, 1976 ईस्वी में, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इतना याद रखना, कितनी बार, एक बार। आंसर सी रहेगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो आप सब लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो आपको पता है विबग्योर, है ना, वायलेट होता है आपका, वहाँ आप ट्रिक भी है। कौन कौन सी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं, जिनमें सबसे अधिक जो होती है वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो बैगनी रंग की होती है, ठीक है, वायलेट की होती है। तो इनसे आप याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इससे आएगा इनपुट। तो इनपुट आप ध्यान रखना कि इसमें स्कैनर बिल्कुल है, इनपुट स्कैन करके अंदर भी हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, आपका है कि दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जॉयस्टिक, ठीक है, ये भी आपका है, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका प्लांटर, ठीक है। तो आपका प्लांटर जो है, प्लांटर क्या है, इनपुट डिवाइस ना होकर के क्या है, आउटपुट डिवाइड है, इसमें दिखाते हैं। तो आंसर इसका तीसरा वाला अकेला, अर्थात सी आंसर सही रहेगा, ठीक है, 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग बिल्कुल पढ़ के आ रहे हो हाई स्कूल से लेके अभी तक, तो सब लोग जानते भी होंगे, है ना। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं हम इसको, हाइपोक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये आपका आंसर बी वाला होगा सही, 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका क्या है, आंतरिक पूछा गया अंग है, ठीक है। अंग जो है सबसे बड़ा हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। देखो लीवर है इसमें, एक हो सकता है इसमें आपका लीवर आएगा, या आंतरिक पूछ रहा है या बाहर भी, तो ये आपका लीवर आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। ये तो सब लोग जानते हो, है ना। तो ये तो जानते होगे कितना, आपका 122/,
8 अर्थात 80 से लेके 120 तक का जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए क्या है, एक संख्या है उसमें से 4 कम करोगे वह उसके व्युत्क्रम मतलब जो उल्टा होगा उससे 21 गुना के बराबर आप कर सकते हो। a-1 अपॉन उल्टा करके इंटू करना 21 का गुणा ये कर देना। नहीं है तो हम बोर्ड पे जो क्लास में बताते हैं वहाँ से देख लेना। ठीक है, इस पे आपको फिर लगाते नहीं बनता है ना सवाल, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका आंसर देख लीजिए आप। इसका आंसर जो आ रहा है 31 का आंसर जो आपका आएगा 7। ठीक है, संख्या कितनी आएगी 7 आएगी, अर्थात बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम से 4 गुना का योग इतना है। एक भिन्न बनाना, उसका गुणा 4 में करना, योग बराबर इतना लिखना, आप इससे निकाल सकते हो बटे में। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आपका 4/3। ठीक है, ये आपका आएगा 4/3 क्वेश्चन, ये आपका ठीक है 4/3 ये आंसर आएगा 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके निकटवर्ती जो आपका वर्ग निकाल लेना और इसके बाद में सोचना आप क्या कर सकते हो, इसमें घटा के या बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अर्थात इनके गुणांक बना लो और जो ठीक है तो उसमें आपका 7 आएगा, 7 से आपका ये गुणज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। संख्या ए और बी के अनुपात हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से करना और इसके आंसर कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, तो इसमें अनुपात पूछा है, अनुपात आएगा 1:2, सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बच्चों का औसत वजन कितना है, 22 किलोग्राम। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन कितना बढ़ रहा है, 23 ग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 केजी बढ़ रहा है आपका। अब 1 केजी बढ़ रहा है कितने लोगन में, तो आपको पता है 22 लोगन का वो हो गया, 23 में ये हैं, 22-23 कितने हो जाएंगे, 22-23 दोनों ऐड आप करोगे, 14 बच्चे हैं ना, तो 14 केजी वो बढ़ जाएगा 14, और इनका आपको पता ही है 22 था। ठीक है, 14 ये बढ़ेगा और यहाँ पर आपका जो कितने हैं 23। ठीक है, तो इनका आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, और ये आपका 25, 27, 14 घटेगा 37। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक, आंसर बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। देखो हिंदी से रजनी बिल्कुल है। ठीक है, रजनी इनका पर्यायवाची होता है, व्यवहारी ये भी होता है और निशा भी होता है, समीर नहीं होता। समीर किसका होता है, हवा का होता है ना, तो आंसर सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल का विलोम क्या है, मूक है ना, मूक का उल्टा तो बाचाल बोलते हैं। मूक का उल्टा क्या होता है, बाचाल। ठीक है, मूक का उल्टा होता है बाचाल, ये आपका बी आंसर सही होगा। अल्पभाषी का बहुभाषी हो गया, मृदुभाषी का कटुभाषी हो गया, है ना, कटुभाषी एक दूसरे के विलोम अपने आप में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्ध आपको देखना है, तो इसमें वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो इसमें यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो इसमें तो गलत है, यह नहीं लगना था, व्यर्थ है ना, व्यर्थ मतलब बिना अर्थ का, ये तो गलत है। ठीक है, इसके बाद में इसको कह सकते थे व्यर्थ की बात करने का कोई लाभ नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। ठीक है, तो संपूर्ण लगा दिया, फिर देश सीधा देश भी कह सकते थे। नेक्स्ट है भाई ने भाई के साथ सलाह की, सीधा कह दो भाई ने भाई से सलाह की, है ना। इसमें आंसर आपका कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ठीक है, तो यही आपका सही है आंसर डी वाला। ठीक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेही वनवास किसकी रचना है, और तब विदेही वनवास, देखो रचना पूछी गई है, तो विदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओ दिन का टाइटल है, तो इन्हीं की रचना है। ए नंबर 39 का आपका ए वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें से पूछा गया है, जो आपका मेल वर्ड पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी है, पानी है, प्यास है, इलायची है। तो नदी बहती है, ठीक है, बहता तो है नहीं, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट है पानी, पानी क्या किया जाता है, पुल्लिंग पूछा गया ना, तो पानी आपका क्या होता है, पानी पिया जाता है। ठीक है, तो पानी क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक, और अगर काउंटिंग में पूछे तो पानी कैसे है, मतलब
बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैसेज आया है, पैसेज में है, इस पैसेज को पढ़ना है। जेनेटिक वेरिएशन इज द coordinate of the evolutions without which there can be no nature selection and so a law genetics diversity decreasing the ability of a species to survive and reproduce explain डेथ एंड अदर्स। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है आपको, जो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, पूरा आपको निकाल के इसमें से देखो थॉट रहेंगे, सारे एक एक चीज़ पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को इसी पैराग्राफ में से आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये कर रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो कि जो आपका एवोल्यूशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि उससे आपको क्रमिक विकास जो होता है, विकास होता है उसके लिए। ठीक, और जेनेटिक जो वेरिएशन है उसके लिए, अर्थात मनुष्य जो आज बना है तो एवोल्यूशन के कारण ही बना है। अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो मनुष्य नहीं होता, अभी उसके पूर्वज जैसे आप जानते हो चिंपैंजी वगैरह हैं उसी की तरह रह रहा होता। तो इसमें आपका आंसर है जेनेटिक वेरिएशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, एवोल्यूशन। आंसर ए होगा, 41 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका 42 का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब शहरेंस एफिशिएंस हैज़ लॉस्ट हाउ मैनी ब्लैक रीनो जेनेटिक्स लीनिएज इन 20 ईयर। 20 साल में जो होंगे जेनेटिक सीरियल कितने हो जाएंगे, अर्थात 20 वर्षों में 44 काले गैंडों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, आपने कहा है, इसमें देखो ये पढ़ा है। ठीक है, इसमें भी लिखा है, आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है 20 ऑफ द ये, आपको इसको पढ़ना। ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो आंसर इसका जो रहेगा आपका 42 का आंसर है सी वाला। ठीक है, कौन सा, 44 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्या कह रहा है, देखिए अब इसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, सिलेक्ट द एपोरेशन ऑप्शन। ठीक है, ही कमेंटेड क्या भरोगे इसमें, तो इसमें आपका भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ही कमिटेड ए हेनस क्राइम। हाँ बिल्कुल सही है, ये आप भर देना इसमें। ठीक है, 43 का ए क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एडमिनिस मतलब इसको है, आपको ये पूछा गया है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग्स टू द गिवन। आपका क्या पूछा गया है, एंटीनोम्स पूछा गया है। ठीक है, अर्थात आपको एंटीनोम्स बताना है कि जो एडमिनिस होता है उसका अपोजिट क्या होता है। अर्थात एडमिनिस जो होता है उसका मतलब होता है डांटना, है ना। तो डांटने का अपोजिट क्या होगा, तो आपका डांटना हो गया, या मतलब नेक्स्ट डांटने का जो होगा चाइल्ड मतलब झगड़ना। ठीक है, उसी का आपका पूछा क्या गया है। ठीक है, चूज द अपोजिट। ठीक है, तो चाइल्ड जी आपका होगा चाइल्ड, कौन सा नहीं है ना, ये पूछा गया था। हाँ, नेक्स्ट है आपका अट्रैक्ट का पूछा गया है कि अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट मतलब होता है आकृष्ट करना या आकर्षित करना, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब इसका मतलब जो होता है अट्रैक्ट करना, दूसरा आपका अपोजिट होगा तो क्या होगा, रिपेल, मतलब यानी कि रिपेल का मतलब होता है हटाना या प्रतिरोध करना, भगाना। ठीक है, तो आपका रिपेल भी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो इसका आपको सबसे पहले इसको कोडिंग बनानी है। तो पहले क्या करोगे आप, बजाना, बाजार जाओगे। ठीक है, पहले आप क्या जाओगे, बाजार जाओगे, है ना। पहले आप बाजार जाओगे तो पहले 3 लगाओगे, इसके बाद फिर बाजार के बाद आप क्या करोगे, सब्जी खरीदोगे। बिल्कुल सही है, तो 4 हो गया, 3 के बाद 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी लगा देना आंसर। ठीक है, बाकी आप मिला लेना। देखो पहले क्या होगा, बाजार, फिर सब्जी लाओगे वहाँ से, फिर सब्जी के बाद उसको खरीदोगे, है ना। खरीदने के बाद फिर पकाओगे, जब इसके बाद भोजन बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन जब ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। ब्रावो देखो एक दूसरे को क्या किया है, इतने लोग कोण बना के बैठे हुए हैं, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे बना के आप मान लो तो कितने लोग हैं, 3, 6 और 8 लोग हैं। तो 8 लोग के लिए आप इस प्रकार का ड्राइंग करना। ठीक है, अब इनको बैठा देना, 3 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ, व्यवस्था करना। पूरी पजल है, आसानी से आप पजल जब लगाओगे इसके आंसर आप देते जाना, जैसे उनने बोला वैसे बैठाना। आंसर क्या करोगे,
आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर कौन बैठा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है 47, इसमें कह रहा है आलोक के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो आपका आंसर आएगा प्रिया, बी वाला आंसर आएगा। कौन बैठा है, प्रिया बैठी है। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। आप देखिए विषम क्या है, तो इसमें आपको गैपिंग देखना है। देखिए यहाँ क्या गया, फिर एफ जी +1 हो रहा है, फिर ई जी मतलब -2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर +1 -2, इसमें बाई जेड +1 और एक्स जेड -2, और यहाँ पर आपका +1 -2, लेकिन एन ओ +1 पर पी क्यू आर यहाँ +3 हो रहा, तो ये अपोजिट है आपका पी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या कहता है, अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोल दिया गया है, अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या, उपस्थिति दिल की स्नेहशीलता को कम करती है। अभी तो ये कहा नहीं, दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए तरसाती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आपका जो है कि अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है, सही है, अनुपस्थिति जो है स्नेहशील बना रही है। अब दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए तरसाती है। जब वे दूर रहेंगे तो एक दूसरे को मिस करेंगे, क्या है ना, तो इसका आपका जो रहेगा 2 वाला निष्कर्ष निकल रहा है, तो इसके लिए आंसर आप बी कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर बी वाला जी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। बिल्कुल बात है, ये आपका लैपटॉप मान लो, ये सभी क्या हैं, कंप्यूटर हैं, और कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं। ये आपका कुछ क्या है, टैबलेट हैं। आप निकाल सकते हो सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, गलत बात नहीं है। कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही बात, कुछ तो हैं। ठीक है, ये सही है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ये भी सही है। ठीक है, आंसर आपको कौन सा देना है, अर्थात 2 और 3 सही है, ए आंसर रहेगा आपका 50 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 51। अप्रैल 2021 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रोसेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया। देखिए करंट का क्वेश्चन है, ये किस में हुआ है, तो आपको पता है 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 में। ठीक है, एक आपका सैन्य अभ्यास हुआ है शांतिर अग्रोसेन सैन्य अभ्यास, जो आपका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, मुजीबुर रहमान वहाँ के वो हैं, उन्हीं के साथ में। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश आए थे, भूटान आर्मी गई थी, श्रीलंका गई थी, बांग्लादेश था, भारत था, ये सब लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में किस भारतीय महिला को एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार किसको दिया गया है, किस महिला को दिया गया है, तो ये पूछा गया है। तो अभी करंट का क्वेश्चन है, तो आपकी गीता मित्तल जो हैं, आपकी न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो है उसकी पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ठीक है, इनको ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम। देखो अभी हाल ही में एक और राष्ट्रीय उद्यान आपको काजीरंगा और वो तो सब वहाँ हैं ही, एक 7वां और राष्ट्रीय उद्यान बना है, उसका आपका पूछा असम सरकार ने उसको बताया है, तो उसका नाम पूछा है कौन है, तो ये है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसको असम सरकार ने अभी ही घोषित किया है इसको। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, 7वां जो है आपका 7वां पूछा गया है ना, ये आपका 6वां था। 6वां था आपका रायमीना, और 7वां जो है, 7वां जो रहेगा पटकाई। कौन सा है, पटकाई। ठीक है, पटकाई, इसमें पटकाई ओरंग राष्ट्रीय उद्यान डेब्रू जी आपका दिहांग पटकाई। ठीक है, ये आपका डी आंसर सही रहेगा 53 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में IFSCA ने किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो जो आपका पता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, वो आपका है, वो किसके में अध्यक्षता में किया है। ठीक है, तो अध्यक्ष इसके कौन थे, आपके नीलेश शाह थे इसमें। ठीक है, आंसर रहेगा सी आपका। करंट के क्वेश्चन है सारे। जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आपको पता है कि 23 जून को रेबीज, आपने देखा होगा कि रेबीज घोषित मतलब यानी कि मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, किसको किया गया है? तो गोवा को किया गया था। यहाँ रेबीज नहीं होगा। ठीक है, एक भी मामले नहीं। नेक्स्ट है, जून 2021 में किसी उत्तर प्रदेश का नया पुलिस देखो डीजीपी नए नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है जून में किनको किया गया है? तो आपको पता है मुकुल गोयल जी को किया गया। हमने स्टेटस पे आपको फ़ोटो भी डाली थी और उस पर भी भेजा था आपको टेलीग्राम पे, है ना। तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बीजिंग 3 क्या है? देखिए बीजिंग 3 पूछा गया, तो ये तो आप समझ गए होंगे। बीजिंग मतलब चाइना हो गया। ठीक है, अब ये है क्या? तो ये उपग्रह है। क्या है? एक सैटेलाइट है बीजिंग, आपका बीजिंग 3। ठीक है, इसने आपका तीसरे नंबर का चाइना ने सैटेलाइट छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य सर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? मतलब सैन्य डिफेंस में कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है और भारत का स्थान पूछा गया है। तो ये आपका कौन क्या स्थान है ये, है ना। इस आपको पता है 2020 में की जो रिपोर्ट आई थी उसमें आपको भारत का स्थान जो बताया गया था वो 5वां बताया गया था। कौन सा? 5वां स्थान। भारत 5वें नंबर का आपका क्या कर रहा है? सैन्य शक्ति में खर्च कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है या यूएसए बोलते हैं हम जिसको। दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, आपका पहला नंबर इसका हो गया, दूसरा नंबर इसका हो गया, चीन का हो गया। ठीक है, और इसके बाद में आपको पता है 5वां नंबर आपका किसका है? भारत का है, जबकि तीसरा रूस का और चौथा यूके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 तारीख से सब लोग लगवा रहे हैं। कब से? 16 तारीख से। ठीक है, 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण प्रारंभ हुआ था भारत में। ठीक है, टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले लगा किसको था? तो दिल्ली का एक सफाई कर्मी था एम्स का, जिसका नाम है मनीष कुमार। इसको सबसे पहले टीका लगाया गया था, मनीष कुमार। याद रखना, दिल्ली का था। ठीक है, और अभी क्वेश्चन बना था कि भारत में पहला कोविड-19 का मामला कहाँ आया था? तो केरल में आया था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो भारत का स्थान पूछा गया है कि भारत का जो है 2020 में स्थान कौन सा मिला है? तो आप सबको पता है 131वें स्थान पर भारत रही है इस बार 2020 में विकास कार्यक्रम में। नेक्स्ट है आपका, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो आपको पता है सऊदी अरब की मुद्रा जो है आपकी रियाल है। कौन सी है? रियाल है। ठीक है, सऊदी अरब की रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में? आपको पता है इस पर विवाद चलता है। सबरीमाला मंदिर पर बहुत ज़्यादा इस पर महिलाओं को नहीं चढ़ने दिया जाता है ना। तो ये आपका केरल में है। ठीक है, केरल में। कहाँ पर है सबरीमाला मंदिर? केरल में है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान अयप्पा साहब की प्रतिमा है। नेक्स्ट है, कर्मयोद्धा ग्रह निम्नलिखित में किसके जीवन पर लिखा गया है? कर्मयोद्धा ग्रह निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? मतलब यानी कि जो ग्रंथ है कर्मयोद्धा वो किसके जीवन पर लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, और जो अभी हाल ही में किसने? अमित शाह जी ने इसको रिलीज़ किया है। तो आपका कर्मयोद्धा नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह ने लॉन्च की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अर्थात IAEA का जो मुख्यालय है वो वियना में है। और वियना है कहाँ की? तो आपकी पता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना, ऑस्ट्रिया की वियना। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आपको पता है नोबेल प्राइज़ जो है आपका प्रत्येक वर्ष 6 बार में, पहले तो शुरू में 5 में मिलते थे, बट आपका अर्थशास्त्र का बढ़ा करके 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला प्राइज़ है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता है मेजर ध्यानचंद जी जो हैं ये हॉकी के जादूगर कहलाए। इन्होंने लगातार ओलंपिकों में अच्छे खासे पदक जीते हॉकी के लिए, है ना। और आपको पता अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने घोषणा की है कि इन्हीं के नाम पर जो खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार होता है उसका अब नया नाम रखकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बनाइए। आप सबको पता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। ठीक है, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की नैनीताल, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर। ये तो आपको गलत कर रही है। ठीक है, तो आपका मिस हो रहा है ना,
तो नागालैंड की कोहिमा होगी, यहाँ बिलासपुर नहीं होगी, यहाँ रायपुर लिखा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, रायपुर, ठीक है, रायपुर है। और इसी का नाम नया रायपुर जो हो गया है उसका अटल नगर नाम रख दिया गया छत्तीसगढ़ का। इसमें आपका नागालैंड की कोहिमा है, शिलांग नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर ए होगा, 67 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको पता है घूमर राजस्थान का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का घूमर है। और असम की बिहू है, बिल्कुल सही है, असम का बिहू है। भांगड़ा पंजाब का है, गिद्ध भी पंजाब का है। और लावड़ी महाराष्ट्र का है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का, ठीक है। आपका अब क्या है, ये पूछने में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। लावड़ी महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, ठीक है। और पंजाब का भांगड़ा है और घूमर राजस्थान का है, ठीक है। तो आपका बिहू बिहार का नहीं है, असम का है, ठीक है। बिहू क्या है, असम का है, यही हम बता रहे थे, असम का, ठीक है, असम का है। तो आपका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की राजधानी सबको पता है, कहाँ है भूटान की राजधानी? तो भूटान की राजधानी आप सबको पता ही होगी, जल्दी जल्दी कमेंट्स करते जाइए, ठीक है। देखो इसका क्या होगा आंसर, थिम्पू, डी होगा। नेक्स्ट है काठमांडू नेपाल की हो गई, कोलंबो आपकी पता ही है, श्रीलंका की है, कैनबरा ऑस्ट्रिया की है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाओ। अमजद अली खान, देखो ये पूछा गया है किसको किससे मिलाना। तो आप सबसे पहले इसमें से ये देखो, आप सबसे ज़्यादा जानते होगे, मुझे पता है, आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं इन्हीं को। और ये बजाते क्या हैं, ये भी जानते हो कि बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं आपके, हरि मतलब कृष्ण हो गए, कृष्ण क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो सी को ए से मिला दो, देखो सी से ए, तो दो ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ आपके, इसको काट दो, इसको काट दो। नेक्स्ट आपको दूसरा मिला लो, अमजद अली खान जो आपके हैं, तो अमजद अली खान किससे संबंधित हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है कि आपका ये सरौद बजाते हैं, क्या सरौद, ठीक है। तो ए का दूसरे से मिलाना है, तो देखो इसमें ए का दूसरा कौन सा है, तो ए का दूसरा ये है, आप आंसर लगा सकते हो, बाकी आप अपने आप से मिल जाएंगे। अर्थात बी का क्या होगा, अली हुसैन, शहनाई वादक, ये भी बहुत फेमस हैं, इनका नाम आप अच्छे से जानते हो, शहनाई वादक अली हुसैन। अल्लाह रखा खां, ये तो पखाब आप जानते हो, है ना, तबला वादक हैं, ये आपका तबला बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 कि हाँ 71 क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये पहले, इससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा गद्यांश, ठीक है। देखो जिन कर्मों से किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अप्रत्यक्ष हो, उसे सबसे प्रति उत्कृष्टतापूर्ण आनंद उत्साह के असर लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेदभाव के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें कहा है मीमांसों ने इसी ही दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेदे हैं, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। इसमें क्या दिया है, युद्धवीरता, आंसर सी, ठीक है। इसी प्रकार पूरा पैराग्राफ पढ़ना, सारे आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो आपको पता है कि इसके लिए साहस और प्रयत्न, कष्ट सहने का धीरज, ये सब आपके लिए है। साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, ये सब आपके युद्धवीरता के लक्षण हैं। नेक्स्ट है उष्णकंठतापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो आपको पता है इसी में दिया गया है कि उत्कंठतापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। किसके? उत्साह, ठीक। तो इसमें है उत्साह के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साहित्य मीमांसों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? ठीक है, साहित्य मीमांसों ने कौन कौन से वीरता के पार्ट बताए हैं? तो आपको पता है इसने बताए वीरता का युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। तीन बातों का ध्यान दिया, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। आंसर आपका 47 का है, ये नंबर आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? जो उत्साह के भेद हैं वो किस आधार पर, डिवाइड कैसे किया है? तो उसके किए गए कष्ट के अनुसार, हानि के अनुसार, ये आपके हैं कष्ट और हानि, इनके अनुसार, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ 1 है, आप इसको पढ़ना। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके सामर्थ्य, ठीक है, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। पीडीएफ भी है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो या इसी से आप जूम करके आप स्क्रीनशॉट लेके और 2 बार में ऐसा लोगे आप
इसके बाद यहाँ से लोगे और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, मतलब किन उद्योगों को कहते हैं लघु उद्योग, ये पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसके अनुसार उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है, अर्थात छोटे से आपके कम साधन कम लोग हैं, तो अर्थात जो कम साधनों से, ठीक है, जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मशीनीकरण से तात्पर्य है, तो मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है, अर्थात है अधिकाधिक उपयोग करना, ठीक है, मशीनीकरण से तात्पर्य है क्या, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी, मतलब गांधी जी ने लघु उद्योग के लिए क्या कहा था कि जो लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ठीक है, इनसे क्या लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, डी। नेक्स्ट है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको पता है भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग और धंधों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्या है, बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, ये आंसर 79 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80, क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार पृष्ठ शब्द का भाव है, मतलब जो पृष्ठ शब्द दिया गया है इसका भाव क्या है, ये पूछा गया है, तो इसका भाव है संरक्षण देना, ठीक है, क्या है, संरक्षण देना, आंसर ए। नेक्स्ट है, देखिए अब ये आपका डायग्राम से आया, बार डायग्राम या, ठीक है, इसको पढ़ना, आंकड़े दिए हैं, लाइन ग्राफ है 11 से 16 तक के लिए दिया गया है, ठीक है, इसको आप क्रमशः लगाओगे, ऐसा होगा। अब क्या है, दिखाइए, एडमिनिस्ट्रेशन दिखाए गए हैं, ईयर दिखाई गई है, कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी, तो आराम से गिन सकते हो, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, तो हमको पता है क्या साल में हो रही, तो यहाँ बढ़ रही है, 1 हो गई, फिर नहीं बढ़ी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, आंसर आप 3 कर सकते हो, बी। 81 का क्या हो गया, 81 का आंसर आपका रहेगा 3, ठीक है, 3 साल है, तो आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक, इसमें आपका आंसर लगा देना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, तो आप आराम से काउंट कर लेना उसी से, ठीक है, छात्रों की संख्या 100 को करके और छात्रों की संख्या इतनी आप बताओगे तो जो आपका निकलेगा लगभग 1000 निकलेगा, ठीक है, तो यही पूछा गया है, कितने हैं, तो 1000, डी आंसर। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज में निकालना है, आप उसको घटाओगे, 250 माइनस 150 बराबर 100 बचेंगे, अब 100 को बनाओगे 100/150 इंटू 100, तो लगभग 66.67 ऐसे कुछ निकलेगा, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 84, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम वर्ष 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये है, आगे ये दिया 12,000, इस प्रकार आपका होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है वो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल शुल्क कितने रुपए हो रहे हैं, करोड़ में पूछा गया है, कितने करोड़ रुपए हो रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं 900 छात्रों को मिला करके 12,000 में, और ये आपका निकलेगा करोड़ में बदलना है, ठीक है, और शुल्क आपको, तो ये लगभग आपके आंकड़े निकले 1.48, क्या है, 1.48 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 के 12 तक कोचिंग सेंटर में दाखिले की औसत संख्या क्या है, तो एवरेज निकालना, सबको जोड़ करके उसमें आप जितना है 11 से 12 तक का उतने का जय बन रही है, 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 5 का डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपका 200, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आपका फिर से एक कंपनी का डाटा दीजिए, निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे दिया गया है, इसको आपको देखना है, देखो 13-14 में ये आपके साल के ईयरली आंकड़े दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाइए, 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात का औसत कितना है, सबका निर्यात जोड़ के उसमें 5 का भाग दे देना, आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। और आंसर निकल के कितने आएगा, तो 12,709.6 है ना, ये आपका आंसर रहेगा 12,709.6, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है, ठीक है, तो आयात और निर्यात का योगफल सर्वाधिक है, दोनों में आप देखना बाय डायग्राम से सर्वाधिक कहाँ का है, उनका आपको जोड़ करके और आपको निकालना है, ठीक है। तो साल पूछी गई तो इसमें आएगा आपका 16 और 17, ठीक है, आंसर ये रहेगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या है, देखो आयात और निर्यात, पहले तो आप सबका क्या करोगे, जो इंपोर्ट किया गया उनको ऐड कर लोगे, इसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको ऐड करके दोनों का क्या रेशियो निकाल लेना है, और ये आपका रेशियो निकल के आएगा कितना,
ये आएगा लगभग 3073/3199, है ना। ये आपका रेशियो बनेगा, डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई? तो सबके आयात देखना, उनको सबको परसेंटेज में बदल के देख लेना है। आपका इसमें आंसर आएगा कौन सा? 16, 17, ठीक है, ये आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आपका निर्यात जो है, आयात है तो निर्यात में से आयात घटा दोगे, निर्यात निकलेगा बटे आयात मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और आंसर कितना आएगा? 13.9%, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 90 हो गए ना। अब देखिए फिर से एक दे दिया है, इसमें लिंग है और शहर है, मतलब मेल फीमेल है, और आपका सिटी है, एक्स और वाई 2 सिटियाँ हैं। इनका सबका कर्मचारियों की संख्या परसेंटेज में दी गई है। ये 3 प्रकार के आंकड़े दिए हैं, इनको पढ़ना। और कुल देख लेना, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 80,000, ध्यान रखना है। सबको आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ 80,000 का 10%, 22%, ऐसे ऐसे आप सबकी काउंटिंग निकाल सकते हो, फिर अनुपात दे सकते हो, ठीक है, आराम से आ जाएगा। अब कह रहा है विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं? तो हमने पहले ही बताया, सबके इनको डिवाइड कर लेना, लिख लेना, इसके बाद तुरंत आंसर करते जाना। 91 में से देखोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कितना? इसका आंसर निकलेगा आपका 8,800, है ना, ये आपका सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका 92, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों की तुलना में कितने प्रतिशत हैं? तो पहले संख्या करना, फिर परसेंटेज में देखना, आपका निकलेगा कितना? 3200। नेक्स्ट है विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है? तो अनुपात पूछा गया है, ऐसे उसमें करना। 8,000 का आप करोगे 22/100 इंटू 13/11, इनका आप जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? इसका आंसर जो बन जाएगा आपका 25:7, है ना। जो आपका इसका आंसर कितना बन जाएगा? 25:7। कहाँ है आपका क्वेश्चन? ये था 93 का आपका ये है, 93 का ये है आपका 25:7, बी वाला। नेक्स्ट है 94, शहर बाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य करते हैं? देख लेना आपको, बाई के और आपका एक विभाग डिपार्टमेंट देखना, वो एवरेज सारे बाई के सारे ऐड करके जितने विभाग हैं उनका भाग दे दोगे, आंसर निकल आएगा, है ना। कितना निकलेगा 94 का आंसर? तो 94 का आंसर आपका जो रहेगा कितना आएगा? 11,360, आपका ए वाला। नेक्स्ट है आपका विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? तो इनकी संख्या पूछी गई है, इनकी संख्या आपको पता है 36,800 बनेगी, ठीक है, ये निकाल लेना, आपको आंसर डी। फिर से आपका एक फिर से दिया है कि विद्यार्थी हैं, तालिका दी गई है और उसमें उपस्थिति वगैरह दिखाई गई है, ये भी आपका है, ठीक है। तो तालिका है, इसमें आपका 1997 में सभी राज्यों से शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 97 में पूछा गया, 1997 में, है ना जी, है ये सभी राज्यों से। और राज्य सभी देख लेना, परीक्षार्थी कितने हैं, उनकी कुल संख्या सबको ऐड कर लेना, ठीक है, ये वाली संख्या पूरी ऐड करना। और जब ऐड करोगे 96 का तो इसका ऐड जो आएगा 27,200 आएगा, ठीक है, आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98, सभी राज्यों को उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों को उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत है? तो आपका 97 का, इसमें भी आपका 97.72, ठीक है, ये आपका आएगा आंसर बी। नेक्स्ट है आपका 98, एम और पी राज्यों में वर्ष 98 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी के अंतर है? ये आपका है, इसका भी आंसर आपका 40 आएगा, ठीक। सेकंड लास्ट है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू से लाभ लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या है? ठीक है, तो उससे भी आप निकालोगे, तो इन सबको ऐड करोगे क्यू वाले को, और आपको 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है, निकलेगा आपका 8990, ठीक है, क्या निकलेगा? 8990, ये आपका मिस करना नहीं क्योंकि ये आपको सेम लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आपने देखना, टोटल करना कितना निकला और भेजना मुझे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2000 में एन राज्य के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दशमलव के आपके एक स्थान तक बताना है। तो एन राज्य में आप देखना तुम कि एन राज्य में कितना दिया है, उसका आप क्या करोगे? एन राज्य में है आपका
प्रतिशत में बदलना है ना, तो आपको 1000 बटे जो रहेगा आपके 9200 जो है और 998, इसका आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, लगभग आएगा आपका कितना 10.6। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लगाओ और कमेंट बॉक्स में इनके सबके नंबर भेजो किसने कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है, और आपने इस लिंक को और भी शेयर करते रहो ताकि और भी लोग हमारे चैनल से थोड़ा जुड़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।